पेंग जालियो के लोगों का सामना ताकेशी ताकीजावा और नानाको आगात्सुमा से होता है। 20 म्यूटेंट्स की टीम का सामना एक डुओ से हो रहा था जिनके पास एक सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन और फैंटम साउंड था। लेकिन ये बैटल जल्द ही वन साइडेड हो गई। पेंग जालियो को उनकी पावर का एहसास हो गया और उसने जल्दी से अपनी सुपर नेचुरल पावर से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया। पर एक तरफ उसको नानाको आगुत्सुमा के म्यूजिकल अटैक का सामना करना था और दूसरी तरफ ताकीजावा ताकेशी दूर से उसकी तरफ देख रहा था। वो दोनों ज्यादा लोगों के साथ नहीं थे, लेकिन लग रहा था कि खुद पेंग जालियो सराउंडेड हो गया है। पेंग जालियो ने मौत का इंतजार करना बंद कर दिया और उसने सोचा कि आगुत्सुमा की ट्रिक्स उसे मार नहीं सकती। उसने देखा है कि ताकीजावा ताकेशी का एबिलिटी लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए है, तो उसको पास जाकर लड़ना पड़ेगा। अगर ताकीजावा ताकेशी को जल्दी मार दिया तो बाकी एबिलिटी यूजर्स उसको दिक्कत नहीं देंगे। ये सोचकर उसकी गोल्डन बुद्धा बॉडी ने और भी ज्यादा रोशनी छोड़ी और वो अचानक ताकीजावा ताकेशी की तरफ भाग गया। ताकीजावा ताकेशी ने अपना सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन एम किया और पेंग जालियो पर बार बार फायर किया। पेंग जालियो ने डॉज नहीं किया और ताकीजावा ताकेशी तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने बॉडी से वो अटैक्स एब्सॉर्ब किए। उसकी बॉडी को गोल्डन लाइट ने घेरा और कॉइन्स जो कैनन बॉल्स के बराबर थे उसकी तरफ शूट हुए। ये कॉइन्स उसके मसल्स को कंप्रेस करते हैं, उसका मांस और खून टूट जाता है और कॉइन्स उसके शरीर में गहरा घुस जाते हैं, लेकिन उसकी डिफेंस पूरी तरह से ब्रेक नहीं होती। अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसने उन कॉइन्स को रोक लिया और बस सुपरफिशियल इंजरीज हुई। फिर पेंग जालियो ने देखा कि कॉर्नर में नानाको आगुत्सुमा म्यूजिकल अटैक कर रही थी जो उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि पहले उसको हैंडल करना चाहिए। नानाको आगुत्सुमा को पता चल गया कि पेंग जालियो उसके पास आ रहा है और अब उसे समझ में आया कि मायुमी ने जो बैटल के लिए प्रिडिक्शन की थी वो शायद उसी के लिए थी। ताकीजावा ताकेशी ने अपना चेहरा दबाया और अपने हाथ में रखे सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन को पेंग जालियो पर एम किया और लगातार फायर किया। पेंग जालियो ने फील किया कि कुछ हवा में उड़ता हुआ उसके शरीर को अटैक कर रहा है। ये नानाको आगुत्सुमा की एबिलिटी थी। कोकीची के नाम से जाना जाने वाला ये अटैक लोगों को हेलुसिनेट करने की ताकत रखता था। फैंटम साउंड अटैक्स के थ्रू इस टाइप का अटैक डिफेंसेस को पेनिट्रेट करके डायरेक्टली बॉडी तक पहुंच सकता है और ये सिर्फ एक इल्यूजन अटैक नहीं होता। जब पेंग जालियो ने ये सब समझा तब तक देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि इस लड़की को डायरेक्टली डील करने का कोई तरीका नहीं है जो अंधेरे में छुप कर अटैक कर रही थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि आज वो अपने साथ किसी एक को स्वर्ग ले जाएगा। सेकेंडों में पेंग जालियो ताकीजावा ताकेशी के पास गया और अपनी गोल्डन फिस्ट से उसके सर पर मारा। ताकीजावा ताकेशी का चेहरा कड़क हो गया, उसके हाथ बिजली से घूम गए और उसने जल्दी से अपने आप को रोकने की कोशिश की। ये मार ताकीजावा ताकेशी को 1000 मीटर पीछे पुश कर देता है। नानाको आगुत्सुमा ने भी पेंग जालियो की ताकत को महसूस किया और काकुची की आवाज हवा में तेज हो गई। पेंग जालियो को लगने लगा कि कुछ हवा में उड़ रहा है जो उसकी बॉडी को अटैक कर रहा था। ये नानाको आगुत्सुमा का अटैक था जो हेलुसिनेट करने के साथ साथ साउंड वेव रेजोनेंस के थ्रू किसी के इंटरनल ऑर्गन्स को डायरेक्टली अटैक कर सकता था और उन्हें अंदर से फटने पर मजबूर कर सकता था। पेंग जालियो का वज्र इंडिस्ट्रक्टिबल दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही एंगल में काफी स्ट्रॉन्ग था, खासकर डिफेंस जो कि एक चैरियट के बराबर था। पर जितना भी टफ कोई इंसान हो उसके इंटरनल ऑर्गन्स उतने नाजुक होते हैं। पेंग जालियो जो ताकीजावा ताकेशी को अपनी पूरी ताकत से मार रहा था, उसके पास कोकीची के अटैक से बचने का कोई तरीका नहीं था। उसके मुंह से एक गला ग्रोन निकल गया और खून के कुछ दाग उसके मुंह से बाहर आए, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। म्यूटेंट्स के बीच लड़ाई में जब लेवल का गैप बहुत ज्यादा होता है तब नंबर्स का कोई फायदा नहीं होता। पेंग जालियो का शरीर एक बड़ी बलून की तरह होने लगा जो पानी से भरा हुआ था और फिर एक अजीब एक्सपेंशन के बाद वो तुरंत फट गया और कलरफुल लिक्विड्स हर जगह फैल गए। ताकीजावा ताकेशी धुंध और धुआं से बाहर निकला। उसका एक हाथ क्लियरली ट्विस्टेड हो चुका था। वो खुद थोड़ा हैरान था क्योंकि जो मुकाबला उससे हो रहा था वो उसने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल था। उसने अपने आप से सोचा, मुझे याद आया मायुमी ताकेउची की भविष्यवाणी, मेरा काम तो हो जाएगा लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आज का दिन कितना बेकार है। हाइन सिटी में पेंग जालियो को इक्लिप्स ग्रुप के 2 मेंबर्स ने आखिरकार मार दिया था। उसकी ताकत टॉप 10 फोर्सेस में थी
लेकिन वो एक के अगेंस्ट लड़ रहा था और अंतिम रूप से उन्हीं लेवल के अपोनेंट्स के अटैक का सामना नहीं कर पाया। ताकीजावा ताकेशी के साथ बैटल में नानाको ने कोकीची के जरिए सक्सेसफुल अटैक किया और पैंजोलियो को मार दिया। उसके बाद पैंजोलियो का बड़ा गोल्डन बॉडी गिर गया और ताकीजावा ताकेशी ने चैन की सांस ली। ताकीजावा ताकेशी ने अपना सर उठाया और देखा नानाको हवा में उड़ते हुए धीरे से उसकी तरफ आई। ताकीजावा ने सोचा ये तो हो गया। लैंडिंग के बाद नानाको ने एक गर्व से भरी नजर पैंजोलियो पर डाली और कहा, मेरी मदद के बिना तुम्हें इस बड़े आदमी का सामना करने में मुश्किल होता। ताकीजावा ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, अगर ये 1-on-1 फाइट होता तो मैं इसे जरूर मार देता, बस इसके पास बहुत मदद थी जिसने मेरी एनर्जी वेस्ट कर दी। नानाको ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, छोड़ो, उसकी एबिलिटी तुम्हें रोकने वाली थी लेकिन मेरी एबिलिटी उसे रोक रही थी, तो इस ऑपरेशन की मेन फोर्स मैं हूँ। ताकीजावा का चेहरा थोड़ा गुस्सा था लेकिन वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि वाकई में अगर कोई सुपर पावर को रोके तो वो अपनी ताकत का आधा भी नहीं लगा पाता। नानाको अगत्सुमा ने अपनी तरफ से पैंजोलियो की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। ब्लिजर्ड सिटी के कॉम्बैट सेंटर में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैमरास एक के बाद एक स्नोफ्लेक्स में बदल गए। जैसे जैसे बैटल चल रही थी उनके ऑब्जर्वेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहे थे वो एक के बाद एक डैमेज हो रहे थे। तू युनले को उन बैटल्स में उनके जीतने का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था और 5 मिनट के अंदर ही 3 फोर्सेस पूरी तरह से मार दिए गए। तू युनले ने इन सबको बिल्कुल शांत दिमाग से देखा बिना कुछ कहे। कमांड सेंटर के स्टाफ ने रिमेनिंग कैमरास का यूज करके इक्लिप्स ग्रुप के मेंबर्स की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की और उसे एक पेन ड्राइव में कंपाइल कर लिया। 1 घंटे बाद आखिरी फोर्स से भी कांटेक्ट चला गया। एक ऑब्जर्वर ने टर्न करके ये न्यूज तू युनले को दी, सब 10 म्यूटेंट टीम्स का सफाया हो गया है। कम्युनिकेटर्स ने बैटल एनालिसिस डेटा को 10 म्यूटेंट टीम्स और इक्लिप्स टीम मेंबर्स के बीच स्टोर कर लिया है। तू युनले ने बस कोल्ड वे में जवाब दिया, ठीक है फिर। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था लेकिन उसकी आंखों में जो हलचल थी वो छुपाई नहीं जा सकती थी। तुरंत इन्फॉर्मेशन शॉर्ट करो, मैं ये रिपोर्ट करने जा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ ध्यान रखो। शॉपिंग मॉल में फैंग एंग योन ने थोड़ा खाया, फिर विंडो के पास गया, हाथ पॉकेट्स में डाले और आराम से शहर को देखा। लिन हाई सिटी चाइना के साउथ ईस्ट कोस्टल एरिया का एक छोटा सा शहर है लेकिन काफी प्रॉस्पेरस है। पर फैंग एंग युआन जो टोक्यो से आया था उसे यहाँ एक अलग ही चार्म महसूस होता था। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से आई हुई शांति और गहराई का एहसास था। जापानीज लोगों को एक कंट्री से क्राइसिस का एहसास हो रहा है और आइलैंड कंट्री की इंस्टेबिलिटी ने उन्हें लैंड कंट्री बनने का सपना दिखाया है। नियोन सिंकिंग मूवी इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। दुनिया के एंड के बाद सी आइलैंड पे अलग होने का डर ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा कि रेडिकल लैंडिंग फैक्शन जैसे लोग बढ़ने लगे। इक्लिप्स ग्रुप उनमें से सबसे रेडिकल पियोनियर था। तभी अचानक दरवाजा खुला और जो टीम मेंबर्स मिशन पर गए थे वो वापस आए। कुछ रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे और कुछ के छोटे छोटे चोट भी लग गए थे। ग्रेट इंजीनियर एजिन अभी भी सूट पहने सोफा पे आराम से बैठा था। उसका काम एक्सप्रेशन ये दिखाता था कि ये मिशन उसके लिए कितना आसान था। इक्लिप्स टीम के मेंबर्स सबके चेहरे पर मुस्कान थी और वो अपने अपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और कैसे उन्होंने उनका सामना किया। तभी एक ड्रैगिंग साउंड सुना गया, कुछ दरवाजे पे टकरा गया। सब लोग उस साइड देखे जहाँ से साउंड आई थी और देखा कि सुकामोतो नोबुनागा धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा था। उसके साइड में लंबी तलवार थी लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक खून से भरा आदमी था। जिंगूजी ने उस आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ये क्या, ये प्रिजनर तुमने पकड़ा है? सुकामोतो नोबुनागा ने थोड़ा लीजी टोन में जवाब दिया, लोग मारने पर ध्यान काफी नहीं है, हम एक बड़ी फोर्स का सामना कर रहे हैं। अगर हम इन लोगों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सके तो अच्छा होगा। नोबुनागा ने नीचे देखा और ली तियानलोंग को देखा जो युनजो सिटी का लीडर था। ये लीडर है, इससे काफी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ली तियानलोंग ने अपनी आंखें जोरदार खोल के अपनी बची कुची ताकत से चीख कर कहा, कमीने जापानीज, अगर मुझे मारना है तो मार डालो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सुकामोतो नोबुनागा ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखा। तभी एक छोटे बाल वाला हाई स्कूल स्टूडेंट जो किचन में था मुस्कुराते हुए बोला, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक मैचिंग ट्रांसलेशन सिस्टम होता है। सुकामोतो नोबुनागा ने थोड़ा अपनी नफरत जताते हुए कहा, मुझे ये चीज पहनना पसंद नहीं है, ये मेरे स्वॉर्ड ड्रॉ करने की स्पीड को इफेक्ट करता है। मुनाबू सोतोरू ने खुश होकर अपने कंधे हिलाए और कहा, छोड़ो मैं करता हूँ। वो उठकर वीक ली तियांगलोंग के पास गया। ये मत सोचना, अपनी सबसे भयंकर आवाज में कहा, पर जितना भी वो कोशिश करता वो बिल्कुल कमजोर लग रहा था।
मोनाबू सोतोरू मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। कोई बात नहीं, तुम मुझे बता दोगे। ली तियांगलोंग ने नशीली मुस्कान के साथ कहा, तुम सपना देख रहे हो। लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई जब मोनोबू सोतारू ने अपने दोनों हाथ ली तियांगलोंग के सर के दोनों साइड पर रखे। ली तियांगलोंग की आंखें उलट गई और पूरा इंसान बेहोश हो गया। मोनाबू सोतोरू के चेस्ट से एक पेयर खाली हाथ निकले और फिर वो ली तियांगलोंग के सर में घुस गए जोर से। मोनाबू सोतोरू ने अपनी चश्मे को थोड़ा एडजस्ट किया और मुस्कुराते हुए बोला, बॉस, मैंने उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। हमने इस बार सच में बड़ा हंगामा कर दिया है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे थोड़ी परवर्टेड हो गई और वो एक्साइटेड लग रहा था, जैसे कोई मिडिल स्कूल का लड़का जिसे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाने का लग रहा हो। पूरा रिवर्स आउट डोमेन अब हमारा पीछा कर रहा है। ये सच में हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हम ऐसे क्रिटिकल मोमेंट से यहाँ तक आने के बाद इतना बड़ा हंगामा करेंगे। जिंगूजी सेरो ने उसे नफरत भरी नजर से देखा। ये खुश होने की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए अननेसेसरी मुश्किलें लाएगा। मोनोबा सोतोरू ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ फैला दिए। पर ये काफी कूल है ना? चाइना के 6 बड़े डिस्ट्रिक्ट में से एक का टारगेट होना। मोनोबा सोतोरू ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंगूजी ने गहरी आवाज में कहा, अगर उन्होंने हमारे साथ सीरियसली डील करना शुरू कर दिया है तो मायूमी के साथ भी हम शायद बच नहीं पाएंगे। मोनोबा सोतोरू ने अचानक जिंगूजी सेरो को छेड़ते हुए कहा, फिक्र मत करो अंकल जिंगूजी, मैंने अभी कंफर्म किया है। उसके चश्मे के लेंस से एक अजीब रोशनी चमकी। रिवर्स आउट डोमेन के 6 टॉप लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम्स में से सिर्फ 2 ही हेडक्वार्टर्स में है और एक ने अभी कैपिटल लेवल कॉम्बैट फोर्स को खो दिया है। अभी ये हमारा बेस्ट चांस है। जब फैंग वैंग योंग ने मोनोबा सोतोरू की बात सुनी तो उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आई। वो अपने हाथ पॉकेट्स में डाले धीरे से बोला, मोनोबा सोतोरू, सबको वो याद दिखाना जो तुमने स्पाई की थी। मोनोबा सोतोरू जो एक साइकिक एबिलिटी यूजर था, जिसकी एबिलिटी कोड नेम शिंग शिंगी था, दूसरे लोगों की यादों को स्पाई कर सकता था। मोनोबा सोतोरू वो अपने हाथ हिलाते हुए बहुत सीरियस था जब वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। रिवर्स आउट डोमेन में अभी भी 13 सिटीज हैं जो बड़े म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन से गार्डेड है और उनका हेडक्वार्टर ब्लिजर्ड सिटी में है। मोनोबा सोतोरू ने कुछ वक्त लगाकर सबको वो इम्पोर्टेंट यादें बताई जो उसने ली तियांगलोंग के दिमाग से स्पाई की थी। ये सब सुनने के बाद फैंग हैंग योंग कार्डबोर्ड बॉक्स पे बैठा, उसकी आंखों में उदासी थी। वो इस इंफॉर्मेशन पर एक बैटल प्लान बना रहा था। जो लोग हमें अटैक कर रहे हैं वो 12 आउटर सिटीज से हैं। ये लोग हमारे लिए ज्यादा थ्रेट नहीं है। रियल थ्रेट तो ब्लिजर्ड सिटी के ऑफिशियल ट्रूप्स हैं। ब्लिजर्ड सिटी अभी किसी भी हाथ नहीं दे सकता और ये देखकर कि उन्होंने आउटर सिटी ट्रूप्स भेजे हैं, उनका मन नहीं था कि वो अपने इलाइट ट्रूप्स को खोएं। जिंगूजी सेरो ने कहा, तो इसका मतलब है कि नेगोशिएशन की कोई स्पेस है? उसने अपने हाथ खोलकर हीरोइकली मुस्कुराते हुए कहा, शायद पहले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब हमने उन्हें अपनी ताकत दिखाई है। अब हमारे पास उनसे नेगोशिएशन करने का हक है।